जय हिंद मेरे दोस्त। मेरा नाम है सी ए जय गुलिया और आज की इस वीडियो में बहुत ही खास आदमी से आपको मिलवाने वाले हैं। अभी बहुत से लोगों का डाउट आता है कि सर प्रैक्टिस में सफलता नहीं मिल रही। अभी प्रैक्टिस का थोड़ा सा लेवल डाउन आ गया है क्योंकि मार्केट में बहुत से सीए हैं। तो आज इस वीडियो में हम जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा या अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन इस वीडियो में हमारे साथ आने वाले हैं। उनकी लाइफ जर्नी डिस्कस करेंगे, वो कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं सिर्फ प्रैक्टिस में या फिर टीचिंग में। उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया, एक अच्छा नाम, वेल एस्टेब्लिश्ड नाम किया। चलिए देखते हैं आज हमारे साथ कौन है हमारे साथ। तो आइए दोस्तों, जानी मानी हस्ती सीए कपिल जैन जी, सर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीए कपिल जैन जी के बारे में पूछने वाले हैं कि जैसे बहुत से बंदों का भी डाउट होगा कि सर प्रैक्टिस में हमारा काम नहीं चल रहा है या फिर टीचिंग में थोड़ा सा कंपटीशन आ गया है, या फिर जो बच्चे अभी सर पढ़ रहे हैं उनको आप थोड़ा सा गाइड करिएगा कैसे कैसे। अभी हम ओवर द कन्वर्सेशन बात करेंगे। तो सर सबसे पहले बताइए कि आपने कहाँ से कैसे शुरुआत की। एकदम आपके स्कूल डेज में चलते 11th-12th में आपको किसने गाइड किया या फिर किस चीज ने मोटिवेट किया कि जी सीए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मल सा। पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय गुलिया जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आऊँ और हमारे दर्शकों को कुछ बताऊँ। तो अगर बात करूँ कि सीए का नाम मैंने पहली बार कब सुना था, अगर मैं सीए की बात करूँ तो जब मैं 11th क्लास में, ठीक है ना, अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ता था, तो जो हमारी टीचर थी जो हमें पढ़ाती थी, ठीक है ना, वो सीए फाइनल की स्टूडेंट थी और वो सीए कर रही होती थी। वो बड़ी सीरियस थी पढ़ाई को लेकर। तो पहली बार मैंने सीए का तब सुना। एक बार क्या हुआ, मैं 12th क्लास में था, तो मेरे घर के अंदर मेरे पास एक ही शर्ट हुआ करती थी, एक या दो शर्ट थी, मुझे उस टाइम पे याद है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो शर्ट प्रेस करना भूल गए, शर्ट पे प्रेस नहीं हो पाई और मेरे को स्कूल जाना था, शर्ट वही थी। तो मैं उस शर्ट को ऐसे ही पहनकर चला गया जल्दीबाजी में। मैं लेट नहीं होता था, मेरी हमेशा कोशिश रहती थी। क्लास के अंदर मैं बैठा हुआ था, 40-50 बच्चों की क्लास थी और मेरी शर्ट पे ना सलवटें पड़ी हुई थी। तो जो हमारे अकाउंट्स के टीचर थे वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा इस शर्ट को पहनकर सीए बनोगे? कॉमर्स वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी शर्ट पहनते हैं? फिर मुझे दोबारा सीए का पता चला। तो फिर उस टाइम पे मन में ये हुआ कि कॉमर्स है तो सीए कर लेंगे, ये मन में था 12th में, ठीक है, 11th-12th में। लेकिन 12th के बाद सीए करने का फिर सपना खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया भाई? सीए करने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे थे नहीं अपने पास, तो पैसे, बिना पैसे के सीए कैसे होगी? 2005 में ये बात खत्म हो गई। फिर जब दोबारा 2008 में अकाउंट्स की जॉब करी, पहली पहली जब अकाउंट्स की जॉब करी 1 जनवरी 2008 को, तो फिर दोबारा सीए से पाला पड़ा। अब जब सीए से पाला पड़ा तो वहां पर क्या हुआ, जो हमारे सीए साहब थे, जिस कंपनी के ऑडिटर वो थे, जब मैं अपना ऑडिट कराने जाता था तो वहां पर वो बहुत अच्छे इंसान, वो डांटते बहुत थे मुझे, और कई बार मेरी गलती नहीं होती थी तब भी डांटते थे। रीजन बीइंग क्या है, वो मालिकों को तो डांट नहीं सकते। कोई भी सीए क्या होता है, वो मालिक को नहीं डांट सकता, वहां से तो फीस आनी है। वो डांटता है वहां के अकाउंटेंट को, लेकिन इनडायरेक्टली डांट रहा होता है मालिक को। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार, मैं अपनी गलती पे तो सुनूंगा, दूसरे की गलती मैं क्यों सुनूं? मैं तो जनवरी में अकाउंटेंट बना हूं, 3 ही महीने तो हुए मुझे, 9 महीने की बुक्स तो किसी और ने लिखी है। लेकिन फिर मुझे डांट पड़ी, फिर मैंने हिसाब लगाया। मैंने कहा मेरी तनख्वाह तो 6,000 रुपये, साल की हो गई 72,000 रुपये, और ये एक ही ऑडिट के इतने पैसे ले रहे। और उनका ऑफिस स्टाइल भी बहुत अच्छा था कि 11 बजे 11:30 बजे ऑफिस आना और 6 बजे निकल जाना, और कोई ज्यादा काम नहीं। मैंने कहा यही जिंदगी जीनी है। तो वहां से सर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि मोटिवेशन सीए की जाए। एक नाम था, रुतबा था, पैसा था। आपने अभी तक देखा होगा कि दो सर की जो दो पॉइंट है मैंने नोटिस किए, दो बड़े रिलेटेबल पॉइंट है, मुझसे भी रिलेट हुए, शायद आप लोगों से भी रिलेट हुए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई ना कोई सीनियर हमें गाइड करता है। सर मेरी सिचुएशन में भी सेम था। एक दीदी थी सीनियर, वो सीए फाइनल में ही थी, उन्होंने ही मुझे गाइड किया था सीए करने के लिए। और दूसरा बड़ा एक नॉर्मल सा है कि इंडिया में मीडियोकर फैमिलीज के बच्चे ही सीए करते हैं। लेकिन मुझे किसी ने गाइड नहीं करा। मुझे तो सबने कहा तुम सीए मत करो। मुझे तो कहा कि बड़ा टफ कोर्स है, इसे तुम मत करो। ये तो मेरे पास कुछ करने को नहीं था। जब 2008 के अंदर मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया और उसमें 47% मार्क्स थे, तो मेरे को किसी ने कहा कि तुम सीए की जगह ना आईसीए कर लो। मैंने कहा ये क्या है? कंप्यूटर कोर्स होता है ना आईसीए का, 1 साल का 2 साल का। मैंने कहा नहीं भाई,
अब मुझे ये वाली डिग्री चाहिए, मतलब। और मेरे को ना सीए बनने का पूरा शौक नहीं था। उस टाइम पर मैं जॉब भी ढूंढता रहता था, तो वहां पर न्यूज़पेपर में आती थी सीए आईपीसीसी। मैंने कहा यहाँ तक हो जाए, 6,000 की नौकरी है, यहाँ पे 15 की है। मैंने कहा एकदम इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो मेरा टारगेट पहले पूरा सीए बनने का नहीं था, ठीक है। हो जाती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन क्या था ना, एक तरीके से चांद की तरह था सीए मेरे लिए, ठीक है ना, कि भाई इतनी दूर में हाथ क्यों फैलाऊं। तो पहले मेरा पीसीसी का था, लेकिन हाँ ये था कि बन गए तो बहुत अच्छी बात है। तो सर ये बताइए कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे था फैमिली का, क्योंकि ना अमूमन तौर पे ये देखा गया है कि इंडिया में मीडियोकर फैमिलीज के बच्चे ही सीए करते हैं, यानी जी। बहुत रईस फैमिलीज के बच्चे सीए करते हैं। सबका एक नॉर्मल सा कंडीशन होता है, वही लोग सीए करते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं अगर आपको बात बताऊं, अगर मैं आज से 20 साल पुरानी बात बताऊं, तो मेरे फादर एक स्ट्रीट वेंडर थे। मतलब मंगल बाजार, शुक्र बाजार जो ये लगता है ना, इसमें मेरे फादर जुराब और रुमाल बेचते थे, ठीक है। और जुराब और रुमाल कितने की? रुमाल 10 रुपए का, जुराब भी 10 रुपए की। तो उनकी जो मंथली इनकम थी ना, वो मैक्सिमम 6,000 रुपये महीना थी। 200 रुपये पर डे, मैक्सिमम 6,000 रुपये महीना थी। तो बचपन से ही क्या है ना, पैसे कमाने का शौक था। पैसा कमाने का शौक था, तो मैं भी बाजार लगाने लग जाता था, ठीक है। अलग बाजार लगा लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन, या पापा के साथ ही चले गए। तो वहां से पैसा कमाने का जुनून था। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने 11वीं क्लास में, अच्छी तरीके से याद है, 11वीं क्लास की एग्जाम देने के बाद छुट्टी पड़ती है 2 महीने की। तो मैंने एक प्रोविजन स्टोर पर जॉब करी, 1,200 रुपये महीना। वहां पर आटा, दाल, चीनी, चावल बेचता पूरे दिन। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक इस तरह का शेड्यूल होता था। तो वो चीजें करता। उसके बाद मैंने खुद परचून की दुकान करी कि भाई चलो अब अपनी परचून की दुकान किराए पे लेकर करते हैं। तो मैं परचून की दुकान पर बैठता, वही सब लोग कहते 12वीं क्लास पास करके, कॉमर्स पढ़ के आटा दाल चीनी बेच रहा है। दिवाली आती तो पटाखे बेच लेते, 15 अगस्त आता तो 2 महीने तक पतंगे बेचते, ठीक है। न्यू ईयर आता तो ग्रीटिंग बेच लेते। अभी होली आ रही है, होली आती तो 3 दिन रंग गुलाल बेचते। और होली किस दिन मनाते? शाम को 4 बजे, जब सब दोस्त नहा लेते, कहते अब तो होली मना रहा है, क्योंकि तब तक तो मैं रंग गुलाल ही बेच रहा होता। तो बेसिक कंडीशन ऐसी थी, मतलब कि मंथली जो एवरेज इनकम थी हमारे घर की, टोटल मिलाकर 5-6 हजार रुपये महीना थी। एक 32 गज का मकान था। 32 गज अगर आप समझे, ठीक है ना। ऑफिस भी उससे बड़े होते, और हम 5 फैमिली मेंबर थे उसमें रहने वाले। एक ही कमरा था, आप उसमें पढ़ लो, ठीक है, या उसमें सो लो। जब सीए करी तो मैं अपने घर से अपने दोस्त के घर पे पढ़ने जाता था। मेरा दोस्त था गौरव अरोड़ा, मैं उसके घर पे पढ़ने जाता था, क्योंकि वहां पर माहौल थोड़ा ज्यादा शांत मिलता था, क्योंकि वहां पर कम लोग थे। मेरे घर में 4-5 लोग वैसे ही, और कोई ना कोई आता जाता रहता था। तो कई बार यह था कि घर का पढ़ने का माहौल इतना ठीक नहीं था। तो आप लोग देख रहे हैं कि सर ने किस हालात में आके सीए पास किए। बहुत से बच्चों का ये रहता है कि सर हमारे पास ना अवेलेबल रिसोर्सेज है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, हमारा मन नहीं लगता है। अवेलेबल रिसोर्सेज होते हुए आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो। सर के पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो तब पढ़े और तब उन्होंने एक सक्सेस, एक मुकाम हासिल किया। तो आप लोगों को सर से कुछ मोटिवेशन लेनी चाहिए कि इस बैकग्राउंड से आके, अगर आप इनका टोटली, जैसे इन्होंने बताया कि इनका स्टॉक वैल्यूएशन करो, आप शायद 1,000-2,000 रुपए का था जुराब का, और उसका स्टॉक हाँ, आप बात 2,000 रुपये का। 2,000 रुपए की इन्वेंट्री ले गए, ये माल बेचते थे। वहां से इन्होंने महीने में 6,000 रुपए, ये और इनके फादर 2 जन मिल के कमाते थे, और इनका एक छोटा सा मकान था। वहां से आज ये यहाँ तक पहुंचे, तो काफी प्रेरणादायक है। आप लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप बड़े बड़े एसी के कमरे में बैठ के आप ये क्लेम करते हैं कि सर मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों सर, सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, सर जल्दी सुबह लेट उठता हूँ। तो आप यहाँ से सोचिए कि आप सुबह लेट क्यों उठते हैं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं। आपको वो भूख नहीं है, वो भूख जगानी पड़ेगी, चाहे वो भूख आपको पैसे की हो, चाहे नाम की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। तो सर ये तो रहा पीछे का बैकग्राउंड। अब आप सीए में आ गए, तो सीए की फीस भी काफी होती है। लेट्स से अगर मैं कैलकुलेट करूं, अभी 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 रुपए इंटर में या सीपीटी में लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने कैसे अपना बजट बनाया, कैसे ये किया? देखो, मुझे अच्छी तरीके से याद है सीपीटी की फीस की। मैं सीपीटी से अगर शुरुआत करूं, तो उस टाइम पे 10-12 हजार रुपये फीस थी सीपीटी की। तो उस टाइम पर मैंने 3-4 हजार रुपये उन्हें जमा कर दी, और मैंने कहा कि भाई मैं बाकी कर दूंगा, किस्तों में कर दूंगा बाकी। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो मैं किस्तें पूरी नहीं दे पाया, और मैंने मतलब कि सीपीटी के अंदर बीच में कोचिंग छोड़ दी, क्योंकि मैं पूरी फीस नहीं दे पाया। मैंने कहा ठीक है यार, अकाउंट्स हो गया, ये हो गया, मैं बाकी कुछ क्लासें नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि फीस मैंने नहीं दी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा अब मत आना,
क्योंकि बहुत दिन हो गए उन्हें मैं टालता रहा, आ जाएगी फीस आ जाएगी। तो मैंने, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने सीपीटी में पूरी फीस नहीं दी और ना ही मैंने पूरी क्लास ली। अगर मैं फिर सीपीटी पास हो गया, खुशी हो गई, ठीक है, फिर मैंने कहा पीसीसी करना है। अब पीसीसी की फीस भी बहुत ज्यादा थी, अलग अलग इंडिविजुअल टीचर की बहुत ज्यादा थी। तो मैंने क्या करा, एक पूरा बंच ले लिया कि भाई आप सारा कुछ मुझे ही पढ़ा दो, पूरा बफे हो जाता ना, एक ही इंस्टीट्यूट में जाकर आप पूरी कोचिंग ले लो। वहां पर पूरी कोचिंग जब लेने गया तो वहां पर टोटल पैकेज आ गया 30-40 हजार रुपए में, ठीक है। मैं उसे धीरे धीरे करने लगा, लेकिन वहां पर क्या पता लगा, बाकी फैकल्टीज तो अच्छी थी लेकिन मेरा टैक्स में इंटरेस्ट था। तो किसी ने मुझे सजेस्ट करा, यार टैक्स ना तुम एम के गुप्ता सर से ले लो जाके, डायरेक्ट टैक्स, उसमें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही होता था। मैंने कहा उनकी फीस तो 9,000 रुपए, 10,000 रुपए, अकेली ही 10,000 है, जबकि मैं 8 सब्जेक्ट की 30,000 दे रहा हूँ। कह रहे कुछ भी करो तुम ले लो वहां पर जाके, तुम्हारे पैसे वसूल हो जाएंगे, वो इनाम भी देते हैं। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने क्या करा, मैंने उस टाइम पर, मैं 2010 की बातें बता रहा हूँ आपको, 9-10 की, 2009-10 में 5% पर मंथ के ब्याज पर, ईयरली ब्याज 60%, अच्छा, 5% पर मंथ के ब्याज पर मैंने 10,000 रुपए लिए ब्याज पे, इंटरेस्ट पे लिए, जिसका 500 रुपए मुझे महीना ब्याज देना था, ठीक है ना। मैंने ब्याज पे पैसा लिया और मैंने एम के गुप्ता सर की फीस जमा करी। उस टाइम 9-10 हजार रुपए थी फीस, और लेकिन मैंने वो फीस जमा करने के बाद उनसे इतने इनाम जीते कि मेरा ब्याज भी वापस आ गया, ठीक है ना, और मेरी पढ़ाई भी फ्री में हो गई। तो मैंने वहां पर वो पैसे लेकर फिर मैंने रिटर्न कर दिया। तो आप लोग देख रहे हैं, आपके पास व्हीकल होता है क्लास आने जाने के लिए, अमूमन तौर पर आज के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास अच्छा घर होता है रहने के लिए। अगर आप घर पे नहीं रहते तो आपको हॉस्टल में आपके पेरेंट्स छोड़ते हो, फिर आप कहते हो सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो आपको थोड़ा ना सोचना चाहिए इस चीज को लेके कि ये फैक्टर्स होते हुए भी आदमी सक्सेस हासिल करता है। तो सर इससे आगे क्या रहा फिर, आर्टिकलशिप कैसे किया आपने? मतलब क्या रहता है कि अगर आपका सीए का कोई रिलेटेबल नहीं है, कोई सीए रिलेटिव नहीं है, जानकार नहीं है, तो आपको आर्टिकलशिप ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। नहीं, किसी अच्छा सीए, मेरी आर्टिकलशिप तो सीपीटी के बाद ही शुरू हो गई थी। और जो ये मैं बता रहा हूँ, जो मैंने ब्याज पे पैसे लिए, ज्यादा दिन नहीं रखे मैंने। मेरे ब्रदर को पता लगा कि इसने 5% में पैसे लिए हैं ब्याज पे, तो मेरे ब्रदर ने कहीं से अरेंज करके मुझे पैसे दे दिए कि भाई तू ब्याज वाले के पैसे दे, ठीक है। तो मतलब फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट उस टाइम पे जितना भी था, ब्रदर ने बहुत सपोर्ट करा, ठीक है। सिस्टर की शादी हो गई थी लेकिन उन्होंने भी काफी सपोर्ट करा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी आर्टिकलशिप सीपीटी के बाद ही शुरू हो गई। वो कैसे शुरू हो गई, जो मेरे स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, तो जो मेरे बॉस थे ओनर, उन्होंने ही मेरी आर्टिकलशिप वहां पर शुरू करा दी। तो आर्टिकलशिप मेरे को बहुत अच्छी मिली। आर्टिकलशिप में उन्होंने मेरे को अच्छा स्टाइफंड दिया, ठीक है ना। मेरा उस टाइम पर स्टाइफंड मुझे अच्छे से याद है, मेरा 9,500 रुपये स्टाइफंड होता है। 9,500 रुपये, 9,500 रुपये, क्योंकि वहां पर एक दिक्कत थी कि कोई भी आर्टिकल अगर आता था, कोई भी व्यक्ति आता था, तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। मैंने कहा मैं टिकूंगा, और मेरा हमेशा से ये रहता था कि ओनर का कभी नुकसान नहीं करना, अपने फायदे के लिए ओनर का कभी नुकसान नहीं, मतलब क्लाइंट का नुकसान नहीं करना। हाँ नहीं, एक तो ओनर जो हमारे जिनके अंडर आर्टिकलशिप चल रही है उनकी बातों को हमेशा मानना है, उनका नुकसान कभी नहीं करना, उन्हें प्रॉफिट कमा के देना है। तो जो मैं आर्टिकलशिप करता था, ठीक है ना, तो वहां पर मेरी सबसे ज्यादा स्टाइफंड होता था, ठीक है। और क्या कहते हैं, अच्छे पैसे देते थे, अच्छा टाइम देते थे मुझे पढ़ाई के लिए, मतलब बहुत अच्छे। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मेरी सक्सेस में उनका बहुत बड़ा रोल है। मैंने छुट्टियां मांगी, मुझे छुट्टी मिली एग्जाम्स के लिए, तो आर्टिकलशिप मेरी बहुत अच्छी गुजरी। ठीक है, तो मतलब वहां से आपका थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होने लगा, हाँ, फाइनेंशियल थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी आने लगी थी धीरे धीरे। हाँ, अब 9,500 खर्चे निपटने लगे। बिल्कुल 9,500 रुपये स्टाइफंड था। तो उस टाइम पर उन्होंने मुझे क्या करा, सीए फाइनल में मैं उस टाइम आ चुका था, तो सीए फाइनल की फीस के लिए मुझे 30,000 रुपये, 2 टीचर की कोचिंग के लिए 30,000 रुपये दे दिए। उस टाइम 17,000 की होती थी कि भाई आप ऐसा करो, फरवरी 2011 में मेरा रिजल्ट आया था, तो मुझे 30,000 रुपये उन्होंने तभी दे दिए। आपके प्रिंसिपल ने? मेरे प्रिंसिपल ने। फिर उन्होंने कहा कैसे, मैंने कहा सर कैसे लोगे, तो उन्होंने कहा ऐसा कर दे, खर्चे पानी के लिए 3,500 रुपये तो तू लेता रहे स्टाइफंड, और 6,000 रुपये महीना कटवाता रही। तो मैंने 5 महीने में वो 6,000 रुपये के हिसाब से कटवा दिए। तो मतलब आपने फाइनल की क्लासें भी लोन वगैरह से, हाँ, मतलब इधर उधर से अरेंज करके हाँ, ही क्लास से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि जैसे अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते आए कि कोई अटेम्प्ट लगा कहीं पे, कैसे रहा? अरे भैया मुझे इतनी जल्दी थी सीए बनने की, क्योंकि सीए करते करते कर्जा हो गया था, ठीक है। घर वालों का प्रेशर था कि बड़ा भाई पैसे कमा रहा है, तुम नहीं कमा रहे, तो पैसे कमाओ।
और फादर की भी ना एज हो चुकी थी, फादर को भी एक सपोर्ट चाहिए था कि भाई बाजार में जाना आना, तो ये प्रेशर था। तो मैंने तो अगस्त 2008 में सीपीटी में एडमिशन लिया और जुलाई 2012 में मैं सीए बन गया, 4 साल से भी कम समय में। मतलब प्री अटेम्प्ट दिया था मैंने फाइनल का, तो अटेम्प्ट कोई नहीं लगा मेरा। अच्छा, प्री अटेम्प्ट दिया था। बल्कि प्री अटेम्प्ट मैं देके निकल गया, और अगर मुझे कोई और परमिशन होती ना पहले देने की, तो मैं पीसीसी भी पहले दे देता, हालांकि परमिशन थी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि फाइनेंशियल इनकी रुकावटें बनी, लेकिन उन्होंने उस चीज को कैसे हैंडल किया, ये एक अच्छा सबक सीखने के लिए है यहाँ पे। सर जैसे आप बता रहे हैं, अगर आपने बिना अटेम्प्ट के सीए पास किया तो इंटेलिजेंट तो थे, सिर्फ इनको एक छोटा सा एक पुश चाहिए था। वो पुश इन्होंने कैसे भी करके, मेहनत करके, कहीं से भी अरेंज करके वो पुश इन्होंने किया। सर उसके बाद फिर मैं इसमें एक चीज और बता दूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं था जी। अगर इंटेलिजेंट होता तो ग्रेजुएशन में 47% ना आते। लेकिन क्या था, दिमाग के अंदर फीड कर लिया था कि भाई सीए बनना है, सीए बनना है। मैंने पूरे सीए के दौरान मैंने कोई भी कोर्स 100% नहीं करा, मैंने सारा कोर्स 80, 90, 95% पढ़ा, क्योंकि टाइम ही इतना नहीं होता था। तो वो तो क्या था कि दिमाग के अंदर फीडिंग थी, तो वो सारी चीजें होती गई निकलता गई। तो ये तो था स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिलती, कोई मोटिवेट कीजिए किसी बात को लेके। तो देखिए, डायरेक्ट मोटिवेशन मैं आपको अभी लेक्चर दे दूं, ये करना है, वो करना है, 2 मिनट के लिए आपको पंप अप कर दूं या आज के लिए पंप अप कर दूं, तो वो अच्छी बात नहीं रहेगी। मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन आना चाहिए। आप लोगों को सीखना चाहिए बड़े बड़े लोगों से कि सर इन लोगों ने यहाँ से यहाँ पहुंचे, या इन लोगों ने ऐसे करके ये मुकाम हासिल किया, तो वो हम भी कर सकते। ये चीजें आपको मोटिवेट करनी चाहिए, ना कि एक आधे घंटे का या 1 घंटे का कोई सेमिनार या वेबिनार आपको मोटिवेट करना चाहिए। मुझे जो लगता है पर्सनली, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो। तो सर अब प्रोफेशनल की बात करते हैं कि चलो आपने सीए क्लियर कर लिया, अब क्या है कि बहुत से जन कहते हैं कि सर प्रैक्टिस में बड़ी दिक्कत है, काम नहीं चलता हमारा, मतलब बहुत कंपटीशन आ गया है, या अकाउंटेंट्स हैं या फिर एडवोकेट्स हैं, वो बहुत कंपटीशन फैला दिया। तो उसको लेकर थोड़ा सा बताइए, आप अपनी प्रैक्टिस है कैसे मैनेज करती है, या टीचिंग आप करते हैं वो कैसे करते हैं? पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने भी आपको बोला मैं इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन हार्ड वर्कर था। तो कई बार जो आपका हार्ड वर्क होता है ना, वो इंटेलिजेंट को मात दे देता है। मैं ग्रेजुएशन में 47% लाकर ग्रेजुएशन में 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता था, लेकिन सीए के अंदर आके मैंने 18 घंटे भी पढ़ाई करी, 14 घंटे भी पढ़ाई करी, मतलब कोई काम ही नहीं होता था, सिर्फ पढ़ना ही। तो अगर आप हार्ड लेबर करेंगे तो इंटेलिजेंट को मात दे देंगे। अब जब मैं प्रैक्टिस की बात करूं, तो मैं प्रैक्टिस में सीए क्वालिफाई हुआ 2012 में, और 2014 तक जॉब करी, और 15 अगस्त 2014 को जॉब छोड़ दी। आजादी वाले दिन इन्होंने भी आजादी ले ली और मैंने वहां से जॉब छोड़ दी। अब अगर मैं बात करूं, मैंने छोड़ी 15 अगस्त को थी, लेकिन उससे पहले 31 जुलाई की डेट आती है जिसमें आईटीआर भरी जाती है। उस साल मैंने कम से कम 30-40 आईटीआर भरी, और 30-40 आईटीआर में हुआ क्या कि मेरे को 40-50 हजार रुपये आ गए। मैंने कहा 1-2 महीने का बैकअप हो गया, और फिर सितंबर का था, तो सितंबर में 2-3 टैक्स ऑडिट भी कर दिए। तो प्रैक्टिस के अंदर होता क्या है कि प्रैक्टिस के अंदर आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है ना। वो चीजें अगर आपके अंदर है तो आप सक्सेस कर लोगे। तो शुरुआत में प्रैक्टिस हमारी थी, तो हमें पेशेंस था, व्यवहार अच्छा हमने करा, तो हम अपनी प्रैक्टिस को अच्छे मुकाम पर ले गए। क्या करा हमने, अब जैसे मान लो मेरा ब्रदर है, अब उसके यहाँ से कुछ लोग रंग लेके जाते हैं, तो उनका काम होता है, तो उनका टीडीएस आता था कट के 10-10 हजार 5-5 हजार, तो उनकी आईटीआर भर दी, तो वहां से कुछ पैसे आ गए। या हमने क्या करा, जब हमने आर्टिकलशिप के दौरान जिन लोगों के साथ काम करा, या जब जॉब के दौरान जिन लोगों के साथ काम करा, ठीक है ना, तो हमने उनके डेटा वगैरह को सर्च करा। मान लो किसी की कंपनी थी, और उसकी कंपनी को एमसीए पे जाके सर्च करा, तो देखा उसकी एनुअल फाइलिंग नहीं हो रखी है 3 साल से 4 साल तक। तो ओनर से परमिशन ली, जिनके यहाँ आर्टिकलशिप थी या जॉब थी, कि सर ऐसे ऐसे आप इनका काम देख रहे हो क्या? वो कहते थे मैं नहीं देख रहा। तो सर क्या मैं देख लूँ इसका काम? तो वो कह देते चल यार देख ले, जो मैं ही नहीं देख रहा था। हालांकि उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती थी एक चीजों को, पर उन्हें लगता था चल कोई नहीं। तो वहां पे कांटेक्ट करा जी, आपके पास आता था मैं ऐसे काम करके, तो आप देख लो अगर मुझसे कराना। अगर वहां से नहीं करा रहे हो, तो भाई वहां से नहीं करा रहे हो, कहीं और से करा रहे हो, तो इससे अच्छा मुझसे करा लो। तो ऐसे ऐसे करके 2-3-4-4 क्लाइंट जुड़ते गए, तो वहां पर उनका काम अच्छे से करने लगे।
चीजों में जो पहली चीजें हो रखी थी उसमें गलतियां देखने लग गए कि उसमें क्या गलती है। उन्हें बताया कि ये गलती है, या तो आप पहले वाले से ठीक करा लो या हमसे ठीक करा लो, तो हम वो चीजों को कर देंगे। तो ऐसे ऐसे चीजों को जुड़ते रहे। ठीक है, फिर ऑफिस जब खोल लिया तो ऑफिस का अपना गेट खुला रखा कि अगर कोई आने की सोच भी रहा हो तो उसे गेट भी ना खोलना पड़े, सीधा ही अंदर आ जाए। तो उस फ्लोर पे कंपनी सेक्रेटरी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ठीक है ना, वो आ जाते थे, बैठ जाते थे। मेरे पास तो कुछ काम था ही नहीं ज्यादा, तो वो अपना कुछ काम दे देते थे। मैं बैंक ऑडिट पर भी गया पर डे के बेसिस पर, मैं स्टॉक ऑडिट पर भी गया पर डे के बेसिस पर, कंपनी सेक्रेटरी से अकाउंटिंग का काम करा, उनका ऑडिट करा, उस टाइप से काम करते गए। मतलब जो शुरुआत में नए नए सीएस बनते हैं हाँ आम तौर पे हाँ, ये चीज आप करो, घर पे बैठ के मत करो, मेरा मानना है। मैं घर पे भी बैठ के करा था, मैंने घर पे 1 लाख रुपया लगाया, रूम वूम बनाया कि इस पे करूंगा, लेकिन घर पे बैठ के काम नहीं आया। आप ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर कई सारे ऑफिस हो। अब जिस बिल्डिंग में मैं था मेरे फ्लोर पे ही 12 ऑफिस थे, बिल्डिंग में 36 ऑफिस थे। तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ काम वहां पर आता गया। और फिर क्या है ना, खाली जब प्रैक्टिस नहीं चल रही है या स्टार्टिंग है, कुछ पार्ट टाइम कुछ भी कर लो। मैंने उस टाइम पे पार्ट टाइम टीचिंग शुरू कर दी 2015 से, कि चलो 2 घंटा टीचिंग में चले जाएंगे, सुबह सुबह 9 से 11 चले जाएंगे या शाम को चले जाएंगे। ऑफिस में ऐसा तो है नहीं कोई इतना सारा क्लाइंट आ रहा है, तो कुछ पार्ट टाइम पे कुछ ना कुछ करते रहो। तो वो चीज हमने करी सर। अब देखिए कपिल जी से मैंने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, मैं इनके टाइप में जब भी इनसे अटैच हुआ हूँ, मतलब जब भी इनसे किसी जुड़ा हूँ, एक चीज वो एक सर एक मूवी में डायलॉग है कि मियाँ भाई की डेयरिंग और बनिएगा दिमाग। हाँ तो ये कपिल सर के ऊपर ना सटीक बैठता है। डेयरिंग का तो देखो मुझे पता नहीं, लेकिन बनिएगा दिमाग प्रॉपर है इनमें। इनको पता है पैसा बनाना कैसे, ये छोटी छोटी चीजों से पैसा बनाना जानते हैं। ये मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये कैसा किसी भी चीज से रेवेन्यू जनरेट करना, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। ये पैसा बनाने में मुझे कई लोगों ने मुझे बोला है कि अगर पैसा बनाना है तो कपिल जैन से सीख लो, रिलेशन नहीं बना पाएगा। ठीक है, रिलेशन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हालांकि मैं इसे इम्प्रूव कर रहा हूँ चीजों को। ठीक है, लेकिन पैसा भी आज की डेट में भी मेरा एक सोर्स नहीं है पैसे का, कम से कम 8-10 सोर्स है। तो सर भगवान की दया से आज आपके पास शायद सब कुछ है, गाड़ी हो गया, पैसा हो गया, अपना घर हो गया, एक अच्छा मकान हो गया, आप अभी शायद स्कूल बना रहे हैं, हाँ स्कूल एक आपका अपना पर्सनल स्कूल हो जाएगा, अच्छा बैंक बैलेंस भी होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट भी होंगे। तो आपकी जो ये इतनी अच्छी जर्नी रही, तो इसके अलावा आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? नहीं, देखिए इसमें मैं सिर्फ यही चीज ऐड करना चाहूंगा कि जिंदगी आपको ना मौके जरूर देगी। आपको ना कभी जैक पॉइंट मिलेगा, जैकपॉट लगेगा तो आप उस जैकपॉट के लिए इंतजार करिए और उस पर जब भी वो मिले उसे पूरा हासिल कर लो। मेरा पहला जैकपॉट मुझे मिला, प्रैक्टिस में आ गया 2014 में, लेकिन पहला जैकपॉट मिला 2016 में। नोटबंदी के टाइम पर अच्छे क्लाइंट जुड़े मेरे पास, और जीएसटी से ने तो मेरी तकदीर बदल दी। 2016 से जीएसटी करते करते बहुत अच्छा काम हुआ। तो प्रैक्टिस के अंदर आपको जैकपॉट मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। आप उसके लिए हमेशा अपनी आंख कान खोल के रखो। तो शेर और बाज की तरह आपको एकदम बैठे रहना, हाँ। जैसे आए एकदम झपट पड़े। बिल्कुल एकदम जैकपॉट आपको लगेगा और आप उस पर मेहनत करो। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आने वाली प्रैक्टिस में कैसे जैकपॉट लग सकता है जो कर रहे हैं। भाई डायरेक्ट एक्सपोर्ट आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। तो क्या होता है कि आप उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहे। अब हमने जीएसटी शुरू करा 2016 में, लेकिन आज तक छोड़ा नहीं। 6 साल हो गए हमने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि हमने क्या करा, उसमें ना जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ जुड़े रहे। जैसे हमारे जीएसटी प्लेटफॉर्म वाले मनीष अग्रवाल जी हैं, उनके साथ जुड़े रहे। दीपक गुप्ता सर है, उनके साथ जुड़े रहे। तो जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके साथ आप जुड़ो। या मतलब कि अपने आपके पास जो होता है ना, मैं कहता हूँ ब्रह्मास्त्र, कि आपके पास ब्रह्मास्त्र होने चाहिए आपका फ्रेंड सर्कल। अगर आप बिलीव करोगे, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है या जो लोग मेरे, ठीक है ना, हितैषी है, ठीक है ना, वो मेरे पूरे ब्रह्मास्त्र है। आप ये समझो कि मतलब मेरी सक्सेस में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो सक्सेस में दोस्तों का रोल होता है, आपकी फैमिली का रोल होता है, कि भाई आपके दोस्त आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, घर वाले, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर। तो इन सब लोगों ने, अगर आप सपोर्ट नहीं लेके चलोगे तो नहीं होगा, क्योंकि सक्सेस एक व्यक्ति की नहीं होती, इनका सपोर्ट चाहिए। कहने का मतलब ये है प्रोफेशनल लाइफ में खासकर आपको कोई ना कोई मेंटर रखना चाहिए, तो आपको डे टू डे, टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहे, कहीं आप गलत हो या कुछ और। एक मेंटर नहीं, कई सारे।
कई सारे मेंटर आपके, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक पूरा बुके होता है ना, कि इस समस्या के लिए मुझे जयगुलिया जी पे जाना है, इस समस्या के लिए मुझे बिलावत जी के पास जाना है, इस समस्या के लिए डीजी सर के पास जाना है, इस समस्या के लिए मनीष जी के पास जाना है, इस समस्या के लिए सुमित नारायण के पास जाना है, इस समस्या के लिए बिंदु भाई के पास जाना है। मतलब हर समस्या का कि ये समस्या मेरे को यहाँ से मिली है। लेकिन सर अब जैसे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही होगी इस टाइम पे, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताइए फिर ये मेंटर मिलेगा कहाँ से? सबसे पहला डाउट सबके मन में यही आता है, हालांकि मुझे ये पता है इसका आंसर पर्सनली, जो मुझे पता है सर से पूछ लेते हैं एक बार कि ये मेंटर मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा? देखो, इस मेंटर को मिलने के लिए ना आपको ना पहले थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी अगर गलत हो तो। जो व्यक्ति तुम्हारी गलती बता दे उस व्यक्ति को तुम पकड़ लो, क्योंकि गलती हर व्यक्ति नहीं बताता। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी जीएसटी वीडियो में गलतियां हुआ करती थी, तो मुझे दीपक गुप्ता सर ने बोला कि कपिल यार ये तेरी गलत चीज है। मैंने कहा यार सर से मजा आ गया, वाकई में मेरी गलत थी। तो जो लोग मेरी गलती बताते, मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ गलत होता था तो सुमित नारायण मेरा दोस्त मुझसे कहता था ये गलत कर रहा है, मतलब उनके पास ना डेयरिंग था ये चीज कहने का कि कपिल तू गलत है। तो आप उनसे ऑफेंस नहीं होते थे, आप हाँ, उसको एक्सेप्ट करते हाँ, थे कि उन्हें- मेरी गलती, मैंने हाँ, ठीक करूंगा इसको। मैं इसे ठीक करूंगा। अब अगर गुलिया जी मुझे कहते कि सर आपका ये शब्द गलत है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ यार ये व्यक्ति मेरी गलती बता रहा है, ठीक है ना। वो नेगेटिव नहीं लेके जा रहा, वो गलती भी बता रहा है और उस गलती का सॉल्यूशन भी बता रहा है। सिर्फ गलती नहीं बता रहा हो, साथ में क्या कर रहा है वो सॉल्यूशन भी बता रहा है कि तुझे ये करना चाहिए। फिर आप अपना दिमाग लगा, और अगर तुम्हें लगता है तो दैट इज योर मेंटर। तो देखा आपने कहाँ से एक बंदे ने कहा, जो एक सड़क पे जो लोग बेचते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, मार्केट में जाते होंगे, कहाँ जुराब बेचने वाले से आज कोट पैंट टाई पहन के बहुत पैसा जुटा के और एक मुकाम, अच्छा मुकाम हासिल किया। कहते हैं नाम की जगह नाम है, अच्छा यूट्यूब चैनल है, बढ़िया सब्सक्राइबर्स है, पैसे की जगह पैसा है, इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट है, शादी अच्छी जगह हो गई है, बीवी बच्चे हैं, पूरी एक खुशहाल फैमिली भी। तो भगवान की दया से सब कुछ सर के पास है। मैं भी दुआ करूंगा सर बर को ये सारी चीजें कई बार तो मैं आपको बताऊं, सड़क से कई बार सड़क भी नहीं मिलती थी। सड़क का मतलब क्या हो गया कि सड़क पे आपको ठिया लगाना है तो एक चारपाई चाहिए और उस पर लगाने के पैसे लगते हैं 20 रुपए 30 रुपए। तो मैं क्या करता था, हाथ में लेके, जैसे आपने देखा होगा ना बाजार में हाथ में लेके बेचते हैं ना, तो मैं हाथ में लेके भी बेचने लग जाता था कि साला ठिये के पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है, उसका खर्चा होता है ठिये का ना, तय बाजारी लगती है, वो लगता है, तो उसका खर्चा भी नहीं होता था। तो हाथ में लेके बेचते थे हमने जुराबे, हाथ में 4 जुराबे टांग ली, एक झोला डाल लिया और पूरा घूम घूम के बेच दी 200 रुपए की जुराबे। ठीक है, तो होपफुली आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इंस्पिरेशन मिली होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या पॉइंट था आपको जो इंस्पायर किया, या क्या आप अपनी आने वाली लाइफ में चेंज करेंगे सर से कुछ सीख के, या सर की बातों में से कुछ बातें आपने कोरिलेट की, वहां से कुछ पॉइंट लगा के कि मुझे ये चीज अपनी लाइफ में चेंज करनी चाहिए। जरूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।